Hello study lovers, welcome back to my channel Life for Study. I hope you all are doing fine. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजॉरिटी के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो हमारे इस पूरे कोर्स के दौरान आएंगे। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम इस मेजॉरिटी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं और वो भी अभी क्यों। चलिए पहले समझते हैं कि बिल क्या है। बिल प्रपोजल होता है जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आगे प्रेजेंट किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है और एक पर्टिकुलर टाइप की मेजॉरिटी पाने के बाद ही उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही एक बिल लॉ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को फंडामेंटल राइट होना चाहिए, एक बिल है। पार्लियामेंट में इस बिल को प्रेजेंट किया गया। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इस बिल को लेकर डिस्कशन हुआ और एंड में वोटिंग और एक पर्टिकुलर टाइप की मेजॉरिटी मिलने पर इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया उनके सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये बिल एक लॉ बन जाएगा। राइट टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल राइट बन जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि एक बिल को प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजने के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए, कितने मेंबर्स को एक बिल के फेवर में वोट करना होगा उसे प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे कई बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और उस टाइम मुझे हर मेजॉरिटी आपको एक्सप्लेन ना करनी पड़े, इसलिए इस लेक्चर को सीरियसली समझना। मनी बिल के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि मनी बिल के लिए सिंपल मेजॉरिटी और प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। फाइनेंस बिल के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसे कि हम मनी बिल, फाइनेंस बिल और प्रेसिडेंट के दूसरे एस्पेक्ट्स पर फोकस कर सकें और हम अपना टाइम इन टर्म्स को बार बार एक्सप्लेन करने में वेस्ट ना करें। मेजॉरिटीज़ 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। फॉर एग्जांपल, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 मेंबर्स। 543 का मोर देन 50% कितना हुआ? 272। ये 272 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इस तरह की मेजॉरिटी को यूज़ किया जाता है जनरल इलेक्शंस में। हर पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन होता है 272 प्लस सीट्स मिलने पर एक पॉलिटिकल पार्टी बिना अलाइंस बनाए सिर्फ अपने दम पर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं तब कोई भी गवर्नमेंट जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली हो वो बिना अलाइंस जोड़े, बिना कोलिशन गवर्नमेंट बनाए गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट सर्वाइव करे या ना करे, ये सब डिपेंड होता है सिंपल मेजॉरिटी पर। सिंपल मेजॉरिटी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगी। अभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को समझते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है दोनों हाउसेस की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज़्यादा, और ये नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है क्योंकि हाउसेस की स्ट्रेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है। जब हाउस की स्ट्रेंथ फिक्स्ड है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नंबर भी फिक्स्ड रहेगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की एक और डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये भी है कि जितने वोट्स चले गए हैं उसके 50% से ज़्यादा। अगली मेजॉरिटी है सिंपल मेजॉरिटी। 50% से ज़्यादा मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मनी बिल है। इस मनी बिल को लोकसभा में पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 500 है और उस 500 में से सिर्फ 400 ही प्रेजेंट है, बचे हुए 100 मेंबर्स कैंपेनिंग करने में बिजी हैं या वो बीमार है या उनकी डेथ हो गई है, जो भी रीज़न हो उनके ना आने का, पर टोटल 500 मेंबर्स में से सिर्फ 400 प्रेजेंट है और इन 400 मेंबर्स में से सिर्फ 300 मेंबर्स ही वोट कर रहे हैं। जो वोट नहीं कर रहे हैं वो श्योर नहीं है कि उन्हें वोट करना चाहिए फेवर में या नहीं। चलो मैं आपको इसके लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ। आम आदमी पार्टी या नवीन पटनायक का बीजू जनता दल ये गवर्नमेंट के क्लोज शो नहीं होना चाहते, ना ही ये अपोजिशन के क्लोज होना चाहते हैं, पर अब लोकसभा में गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट किया है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोकसभा उस पर वोट करे। मतलब गवर्नमेंट उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना चाहती है। अगर आप बिल के फेवर में वोट करोगे तो क्या सिग्नल जाएगा लोगों के पास कि आप गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हो। अगर आप बिल के अगेंस्ट वोट करते हो तो क्या सिग्नल जाएगा, यानी कि आप ओपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट हो जो इक्विडिस्टेंट रहना चाहती है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से,
इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पर रहना चाहती है दोनों से, गवर्नमेंट से भी और ऑपोजिशन से भी। तब आप क्या करोगे जब आपको ना फेवर में वोट करना है ना ही अगेंस्ट में वोट करना है? आप अब्सटेन करोगे वोट करने से, ना फेवर में वोट करोगे ना अगेंस्ट में। यानी कि 400 मेंबर्स जो आए हैं उनमें से सिर्फ 300 फेवर में, अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, बाकी 100 मेंबर एब्सटेन कर रहे हैं वोट करने से। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट और वोट कर रहे मेंबर्स के 50% से ज़्यादा चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। यानी कि अगर 300 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं तो 300 का 50% हो गया 150, पर हमें मोर देन 50% चाहिए, इसलिए 151। सिंपल मेजॉरिटी का फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर मैटर के लिए कौन सी मेजॉरिटी यूज़ होगी, तब हम एज्यूम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहा है। और सिंपल मेजॉरिटी ही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लेजिस्लेचर बिजनेस में। और सिंपल मेजॉरिटी का ये नंबर फिक्स नहीं होता एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरह। फॉर एग्जांपल, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 543। एक मनी बिल पास होना है लोकसभा में जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ 543 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और ये वोट भी कर रहे हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी होगी 543 का मोर देन 50%, यानी कि 272 प्लस, और ये 272 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है। मतलब कभी कभार एब्सोल्यूट और सिंपल मेजॉरिटी सेम हो जाते हैं, पर अगर हम टेक्स्ट और डेफिनेशन देखें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% है हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का, और सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50% है उन मेंबर्स का जो प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं। अब बात आती है इस सिंपल मेजॉरिटी को हम यूज़ कहाँ करते हैं। ज़्यादातर लेजिस्लेटिव बिजनेस में सिंपल मेजॉरिटी को ही यूज़ किया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट किया जाता है। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, इसे हम बिल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्हें पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसके अलावा एक और जगह सिंपल मेजॉरिटी को यूज़ किया जाता है। जब हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी बिना अलाइज जोड़े या कोलिशन करे गवर्नमेंट बनाने का ट्राई करती है, जिसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। पर बिना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट रन कर सकती है अगर उसके पास सिंपल मेजॉरिटी हो लोकसभा में। फॉर एग्जांपल, लोकसभा के 500 मेंबर्स हैं और ये 500 मेंबर्स नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इशू कर रहे हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि अपोजिशन पीएम से बोल रहा है कि हमें आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें नहीं लगता लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी है और इसलिए आपको रिज़ाइन करना चाहिए, पर उससे पहले आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो लोकसभा में। और इस मेजॉरिटी के लिए सिंपल मेजॉरिटी यूज़ की जाती है। अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 500 है, 100 एमपीज़ एब्सटेन कर रहे हैं, मतलब कि वो प्रेजेंट है पर वोट नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट और अपोजिशन से इक्वल डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, और बाकी 400 एमपीज़ जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए 201 वोट्स चाहिए। अगर गवर्नमेंट को ये 201 वोट्स मिल जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बनी रह सकती है। एक गवर्नमेंट को लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी कि इनिशियल स्टेज पर, ये स्टार्टिंग स्टेज पर एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, पर इस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बने रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में प्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगली मेजॉरिटी है इफेक्टिव मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 500। इस स्ट्रेंथ में से अगर हम वैकेंसीज को माइनस कर दें तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर लोकसभा के 500 मेंबर्स में से 50 एमपीज़ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अगर मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन जीता, मेरे नॉर्मल टर्म 5 इयर्स का है, जब तब तक के लिए मैं पार्लियामेंट का पार्ट हूँ, और मेरे इस 5 साल के टर्म के ख़त्म होने से पहले मैं डिस्क्वालीफाई की जा सकती हूँ कई सारे रीजंस की वजह से। जैसे अगर मैं कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हूँ और मुझे 2 साल से ज़्यादा की जेल हुई है, तब मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी। या मैं अगर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही हूँ, तब मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी। अगर मेरी सिटीज़नशिप चेंज होती है
पहले मैं पार्लियामेंट का मेंबर थी क्योंकि मैं इंडिया की सिटीज़न थी और इंडियन सिटीज़न ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। पर पार्लियामेंट का मेंबर बनने के बाद मैं अपनी सिटीज़नशिप चेंज कर लेती हूँ और जर्मनी का सिटीज़न बन जाती हूँ। क्या एक जर्मनी का सिटीज़न मेंबर बन सकता है इंडियन पार्लियामेंट का? नहीं, मतलब कि अगर मेरी सिटीज़नशिप चेंज होती है तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी। ये 50 लोग डिस्क्वालीफाई हो रखे हैं, यानी कि ये सिचुएशन क्या है? वैकेंसी की। हाउस की टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेट्स से 50 MPs एब्सेंट हैं, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हैं, वो लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हैं, वो कैंपेनिंग करने में बिजी हैं या वो अपने मिनिस्ट्रियल वर्क में बिजी हैं। मतलब कि 50 MPs ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं हैं। टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी माइनस एब्सेंटीज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ। हमारी टोटल स्ट्रेंथ अगर 500 है, वैकेंसी 50 है और एब्सेंटी 50 है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी 400। मैंने आपको बताया था इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50%। 400 का मोर देन 50% हो जाएगा 201। इस फिगर से आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आई होगी कि ये इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी की तरह लग रही है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% मेंबर्स जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट है पर वोट नहीं कर रहे हैं, वो एब्सटेन कर रहे हैं वोट करने से। हम उनको भी इंक्लूड करेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी में, यानी कि 400 मेंबर्स जो प्रेजेंट है चाहे वो वोट करें या ना करें, हम इंक्लूड करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी को कैलकुलेट करने में। अगर हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, 400 वो लोग हैं जो प्रेजेंट हैं चाहे वो वोट करें या ना करें, क्योंकि वो प्रेजेंट है इसलिए इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी 201। पर वहीं अगर हम सिंपल मेजॉरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और 400 मेंबर्स प्रेजेंट है, उसमें से 100 मेंबर्स एब्सटेन कर रहे हैं वोट करने से और बचे हुए 300 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी होगी मोर देन 50% ऑफ 300, यानी कि 151। अब बात आती है हम इस इफेक्टिव मेजॉरिटी को यूज़ कहाँ करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, पर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, वो भी तब जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करें। लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, पर रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इलेक्ट तो किए जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, पर रिमूव किए जाते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से। तो फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या टोटल वोट्स पोल्ड। सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स एक्सक्लूडिंग एब्सटेनिंग मेंबर्स। इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज माइनस एब्सेंटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज़ किया गया है इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए, देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव करने के लिए उस टाइम जो मेंबर्स होंगे हाउस के वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, यानी कि यहाँ इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात हो रही है। अब बात करते हैं 4 टाइप ऑफ मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी। इस मेजॉरिटी के 4 फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर 1, 2, 3 एंड 4। हम इन सभी फ्लेवर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस फ्लेवर की बात करेंगे जो आर्टिकल 312 के अंडर यूज़ किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की बात करता है पार्लियामेंट में। फ़िलहाल हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS। अगर कल को पार्लियामेंट को एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, लेट्स से इंडियन सर्विस ऑन एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्विस ऑन हेल्थ, इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 1 से। मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी में मोर देन 50% होता है प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स का। स्पेशल मेजॉरिटी में मोर देन 2/3 होता है प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स का, और इसकी ज़रूरत पड़ती है न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लेवर 2, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
इसे हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते टाइम। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, उसके लिए एक बिल पास करना होगा पार्लियामेंट में। मान लीजिए कि अगर हमारा प्रपोजल है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, स्टेट पॉलिसी को अमेंड करना, तो इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इस बिल को पास होना चाहिए। और बिल को पास होने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2। मान लीजिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 500 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल लोकसभा में रखा गया। लोकसभा के मेंबर्स को बोला गया कि आप वोट करिए इस बिल पर। अगर लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है तो इस बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा, और अगर राज्यसभा भी इस बिल को पास कर देती है तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनके सिग्नेचर के लिए। अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है 500, 300 मेंबर्स प्रेजेंट है और 250 मेंबर्स ही इस बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं, स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 का फर्स्ट क्राइटेरिया है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, क्या 250 300 के 2/3 से ज़्यादा है? हाँ, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर क्या 250 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है? नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ है 500, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए चाहिए 251 प्लस, मतलब कि ये बिल एक वोट की कमी की वजह से पास नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर 500 लोकसभा की स्ट्रेंथ है, उसमें से 300 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो 251 मेंबर्स के फेवर में वोट करने पर ही ये बिल पास होगा लोकसभा में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 500। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है लोकसभा में। लोकसभा के मेंबर से बोला गया है कि आप फेवर या अगेंस्ट में वोट करिए। 500 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और 500 मेंबर्स ही वोट भी कर रहे हैं। 300 मेंबर्स ने फेवर में वोट करा, क्या ये बिल पास होगा? नहीं। क्यों? क्या ये 300 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है? हाँ, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% होता है टोटल स्ट्रेंथ का, मतलब कि 251। 300 251 से ज़्यादा है। पर क्या ये 300 2/3 या मोर देन 2/3 है उन मेंबर्स का जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए 334 मेंबर्स को फेवर में वोट करना होगा। इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल है। चाहे एक गवर्नमेंट के पास सिंपल मेजॉरिटी हो लोकसभा में, पर उससे कोई गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं कर सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से अमेंड करे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स फेवर में चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन इतना सेक्रेड है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने जीत और जोश में ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहिए या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए दोनों हाउसेज के मेजॉरिटी सेंटिमेंट्स ज़रूरी हैं। इस मेजॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट फ्लेवर 3। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिन्हें अमेंड किया जा सकता है, पर सिर्फ पार्लियामेंट अकेले उन्हें अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को ऐसे बिल को सभी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज़ के पास भेजना होगा उनके अप्रूवल के लिए। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट के पास तभी भेजा जाएगा जब पार्लियामेंट के अलावा बाकी स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को अप्रूव कर देंगी। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ कि एक बिल है और ये बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल नेचर को अफेक्ट कर रहा है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अल्टर करना चाहता है। अल्टर यानी कि चेंज करना चाहता है। सेंटर और स्टेट के बीच के फेडरल नेचर को अल्टर करना चाहता है। ऐसा बिल सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अकेले पास नहीं कर सकते। ऐसे बिल को सभी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा, और अगर मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इस बिल को अप्रूव कर देंगी तभी ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। ये हमारे थर्ड फ्लेवर है स्पेशल मेजॉरिटी का। पिछले केस में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए मोर देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। इसी में एक और चीज़ ऐड ऑन हुई है फ्लेवर थर्ड में, वो है रेक्टिफिकेशन फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेते हैं वन नेशन वन टैक्स का। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और इस बिल में इतनी क्षमता थी
कि वो स्टेट और सेंटर के फेडरल रिलेशन को अल्टर कर सके, चेंज कर सके, क्योंकि सेंटर को पावर दी गई थी टैक्सेस लेविसेट करने की और स्टेट को पावर दी गई थी टैक्सेस को लेवी सेंट्रल करने की। यानी कि इस बिल से सेंटर और स्टेट का फेडरल रिलेशनशिप अल्टर होगा, चेंज होगा। ऐसा बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास हो गया और उसके बाद उसे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज़ के पास भेजा गया। सिर्फ जब मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज़ ने इसे अप्रूव किया तभी ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा गया उनके सिग्नेचर के लिए और तभी GST इन्फोर्स हुआ। मतलब कि फ्लेवर 3 इक्वल्स टू फ्लेवर 2 प्लस रेक्टिफिकेशन फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब बात करते हैं लास्ट फ्लेवर की, फ्लेवर 4, और ये बात करता है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ हम हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, ना कि सिर्फ उन मेंबर्स की जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। ये सबसे टफ मेजॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मेजॉरिटी हमें आर्टिकल 61 के अंडर चाहिए होती है, जो बात करता है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद को इम्पीच करना है उनके ऑफिस से, उसके लिए रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस में, वो भी 2/3 या 2/3 से ज़्यादा हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का, जो कि सबसे टफ मेजॉरिटी है। अब छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 4 टाइप्स होते हैं मेजॉरिटी के: एब्सोल्यूट, सिंपल, इफेक्टिव, स्पेशल। एब्सोल्यूट होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस या टोटल वोट्स पोल्ड। सिंपल होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग एब्सटेन। इफेक्टिव होता है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। स्पेशल मेजॉरिटी के 4 फ्लेवर्स होते हैं। फर्स्ट फ्लेवर मोर देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकेंड फ्लेवर मोर देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। थर्ड फ्लेवर 2 प्लस रेक्टिफिकेशन फ्रॉम मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर। फोर्थ फ्लेवर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और ये टफेस्ट मेजॉरिटी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए चाहिए होती है। और प्लीज़ ये समझिए कि ये वर्ड इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज़ के लिए, चाहे वो CAG, CEC, जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, चेयरपर्सन ऑफ UPSC, ये सभी अपने ऑफिसेज में से रिमूव किए जाते हैं, इन्हें इम्पीच नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट एक लौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है जो इम्पीच किया जाता है उसके ऑफिस। इम्पीचमेंट और रिमूवल में डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर मेजॉरिटी से आपको यही समझना था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements to form a government. An absolute majority is needed for a government to survive in the parliament. A simple majority is needed. Which of the following statement given above is or are correct? Question number 2, creation of a new all India service requires special majority with ratification from 50% of the states. True or false? The answer is false. Question number 3, with reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. First, he is elected with a simple majority of the Lok Sabha. Second, he can be removed with a special majority of the Lok Sabha. The answer is A, one only. Speaker is removed with effective majority. Question number 4, which of the following office holders cannot be removed from their office only with 2/3 of the members present and voting, as well as the absolute majority of the parliament? A, President. B, CAG. C, CEC. D, High Court Judge. The answer is A, President. To impeach the President, a vote of 2/3 of the total strength of the House is required. So here the video ends. Thank you for watching my video. I hope you like it. If you do, so please give it a thumbs up and subscribe to my channel. In case you have any question, please comment, or you may also join me on my Instagram. I have provided my Instagram link below. I will be posting my next video very soon. Until then, stay safe, stay happy. Thank you for watching.